डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपक तिवारी आपको अपने डीएमटी क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। आइए आज हम इतिहास के जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, मैं उनको आपको इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में आपको कराऊंगा। मैं समय को बर्बाद ना करते हुए अपने इस पीडीएफ को चालू करता हूं, जो मैंने खान के जीएसआर रिसर्च सेंटर है उससे मैंने लिया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो पीडीएफ है अभी मैंने बहुत कम ले रखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। और इसी तरह मैं अपने इस चैनल में बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हर एक टॉपिक से जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सारे टॉपिकों को मैं कलेक्ट करके हर एक दिन वीडियो बनाऊंगा। और मैं सबसे पहला प्रश्न मैं यहाँ पे चालू करता हूँ कि पहला प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द द्योतक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिर्च। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। यानी किस वंश में महिलाओं को प्रशासन में, यानी प्रशासन मतलब ये माने फौजी वौजी हो गए, चाहे सैनिक में, चाहे पुलिस में, जो भी चीज़ें हैं, जो घर की रखवाली करते थे, उनमें जो उच्च पद प्रदान किए जाते थे वो आपका जो वंश था वो कौन सा था, तो वो चालुक्य वंश था। उसके बाद जो चालुक्यों की राजधानी क्या थी, तो चालुक्यों की राजधानी थी वतापी। वतापी जो चालुक्यों की राजधानी थी, आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर कवि कालिदास के नाम पर उल्लेख किस में हुए थे, यानी कि कालिदास का जो नाम है वह किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है, तो वो है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में कालिदास का जो है नाम रखा गया है, लिया गया है। उसके बाद संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, तो वो है पुलकेशिन का जो द्वितीय ऐहोल अभिलेख था उसी में था, जो कालिदास के नाटककार का उल्लेख किया गया है। उसके बाद टोल्कपियम ग्रंथ संबंधित है, तो टोल्कपियम ग्रंथ जो संबंधित है वो है आपका व्याकरण और काव्य से टोल्कपियम ग्रंथ संबंधित है। उसके बाद संगम साहित्य में तोल्कपियम एक ग्रंथ है, तो तोल्कपियम ऐसे आप याद कर सकते हैं कि यह किस भाषा का है, तो आप ये कह सकते हैं कि त से तोल, तोल से तोल और त से तमिल, यानी कैसे याद कर सकते हैं कि तमिल व्याकरण का है ये। उसके बाद शिल्पदिकारम का लेखक था इलंगो जो था वो किसका लेखक था, तो वो था शिल्पदिकारम का। उसके बाद अगला प्रश्न, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की रचना किस पुनर्स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है, तो वो है आपका अरिकामेडू से ये प्राप्त हुई है। उसके बाद एम्फोरा जार होता है एक। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो प्रश्न आए हुए हैं, तो जो मैंने इसको यानी हाइलाइटर किया है, वो प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न हाइलाइटर ने किया, इसका कोई निश्चित नहीं कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लेकिन ये भी अगर दिया है बुक में तो निश्चित है कि ये भी इम्पोर्टेंट होगा ही। लेकिन जो मैंने हाइलाइटर से उसको लाइनिंग किया है, इसका मतलब कि प्रश्न आए हुए ही हैं। उसके बाद एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हथेदार जार। कौन सा बंदरगाह पोडेकू नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को जाता है, तो अरिकामेडू। उसके बाद धार्मिक कविताओं को संकलन कुरल किस भाषा में है, तो कुरल जो है वो आपका तमिल भाषा में है। तमिल ग्रंथों में किस लघु वेद की संज्ञा दी गई है, यानी कि तमिल ग्रंथों में सबसे लघु मतलब छोटा वेद जो है वो कौन सा है, तो वो कुरल है। उसके बाद तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक कौन है। देखिए तमिल रामायण जो है उसका जो लेखक कौन है, तो कंबन है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है। देखिए मीनाक्षी मंदिर या मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो म से मीनाक्षी या म से मदुरई, ऐसे आप याद सकते हैं। मदुरई तमिलनाडु में है। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत में तकोलम का युद्ध हुआ था, तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्यम क्या हुआ था, तकोलम का युद्ध हुआ था। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था, तो संगम युद्ध में कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था ये। उसके बाद पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी चलाती थी, यानी कौन सी थी पांड्य राज्य की, तो वो थी बेंगी नदी थी, जो पांड्य राज्य की जीवन रेखा को नदी थी। तृतीय संगम हुआ था, यानी तृतीय संगम कहाँ हुआ था,
तो वो हुआ था आपका मदुरई में। यानी देखिए इंपॉर्टेंट है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आयाकरण किया, उन्हें आर्य बनाया गया? तो वो थे अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि को दक्षिण भारत का आयाकरण किया था। फिर किस चीन यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया? तो वो थे मात्यावेलिन थे। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो चोल साम्राज्य को समाप्त करने वाला था मलिक काफूर। मलिक काफूर को अब मैं बता देना चाहता हूँ कि मलिक काफूर जो था अलाउद्दीन के दरबारी में था। वो एक सेवा था जिसको 1000 दिनारी भी किया जाता, क्योंकि अलाउद्दीन ने इसे 1000 दिनार देकर इसको खरीदा था। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व भेजा था? तो वो थे पांडव ने भेजा था। कि संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नक किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो वो थे वो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। फिर देखिए मीनाक्षी मंदिर या मीनाक्षी मंदिर कहीं भी पूछे तो आप उसको समझेंगे। अभी मैंने बताया भी था, वो आपका म से मीनाक्षी, मन से मीनाक्षी, ये दोनों कहाँ हैं? तो ये दोनों मदुरई में हैं। फिर कदम राजाओं की राजधानी थी, तो कदम राजाओं की जो राजधानी थी वो थी बनवासी। यानी कदम राजाओं की बनवासी। कदम का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो वन में पाया जाता है। कदम का एक पेड़ होता है, तो आप ऐसे आ सकते हैं, क से कदम और कदम कहाँ है? तो वन में, तो यानी बनवासी में। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है कल्हण। कल्हण द्वारा रचित जो क्या थी? तो वो थे राज तरंगिणी। तरंगिणी जो कहाँ से? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। यानी कि जो राज तरंगिणी में जो लिखा गया चीज़ है वो कहाँ है? वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित चीज़ होता है जो। उसके बाद नागानंद। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट बुक है इसमें मैंने वो रखा है, इसीलिए मैंने इस पीडीएफ को पढ़ाना मैं चाह रहा हूँ कि अब इसमें दिया है नागानंद। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? देखिए नागानंद और प्रियदर्शिका ये कई जगह पूछा है, रत्नावली पूछेगा। तो इसके जो रचयिता हैं, लेखक हैं, वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इसके रचयिता हैं। 10 कुमार चरित किसने लिखा था? तो 10 कुमार चरित आप ऐसे 10 से 10 और 10 से दंड, यानी 10 चरित के लेखक हैं दंडी। अष्टाध्यायी। देखिए अष्टाध्यायी आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को जरूर पता होगा कि अष्टाध्यायी कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो आपके पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि है। अष्ट 8 आप प से पाल, यानी 8 रुपया मैंने पा लिया, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। कुमार संभव। कुमार संभव देखिए मैं कैसे याद करता हूँ, जो भी चीज़ लगभग संस्कृत भाषा में अगर यूज हुआ हो और महाकाव्य हो या कोई बुक का नाम दिया हो, तो आप अगर उसमें कालिदास दिए होंगे तो आप समझिएगा कि वो लगभग कुमार संभवम अभिज्ञान शकुंतलम। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम यानी कि इसमें लगभग म का यूज ज़्यादा हो रहा है। कुमार संभवम देखिए संभव यानी लगभग इसमें म का यूज ज़्यादा हो रहा है, तो समझेगा कि कालिदास। अगर ऑप्शन में देगा तो कालिदास ही मारिएगा। उसके बाद 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित के जो हैं अभी मैंने बताया 10 उसमें भी आया था तो दंडी मारे थे। इसमें देखिए 10 कुमार चरित भी आया तो फिर 10 आया है तो दंडीन। ये सब की पॉइंट है, आप इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर चरक संहिता। तो जो चरक होती है एक बीमारी होती है, तो उसका तो चिकित्सा मतलब इलाज होगा। तो चरक संहिता का जो रचयिता होंगे चिकित्सा होंगे। ठीक, चिकित्सा से विशेष संबंधित है। उसके बाद से मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो होगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस जो है वो इसके लेखक कौन है? तो वह है विशाखा दत्त। ये बहुत ही है। ब्राह्मीर के पंच सिद्धांतिका से आधारित है, यूनानी ज्योतिर्विद्या से। यानी देखिए ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास के पिता तो भाई सबको पता होगा कि इतिहास के पिता जो होते हैं वो हेरोडोटस हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। फिर मिलिंद पाला ग्रंथ है। मिलिंदो क्या है? तो एक पाला ग्रंथ है। उसके बाद से बौद्ध धर्म मिलिंद किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो वो है मिनेंडरो से ये प्रकाश डालता है। उसके बाद राज तरंगिणी के लेखक कल्हण अभी बताया गया था कि कल्हण के जो रचयिता वो कौन है? कल्हण किसी ने तो राज तरंगिणी के जो लेखक हैं वो कौन है? तो अभी बताया गया था वो है आपके कल्हण। ठीक है, का समय शासक था जब ये लिखा गया था, जब कल्हण ने इसको लिखा था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था जय सिंह। उसके बाद
कलनीकृत राज तरंगड़ी में कुल तरंग हैं, कुल कितने तरंग हैं? तो 8। देखिए जो राज तरंगड़ी से जो भी प्रश्न बनते हैं मैंने उन सबको इसमें ले लिया गया है, यानी खान सर ने इन सबको एक जगह रख दिया है। जैसे देखिए राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो कल्हण है। कल्हण ने किसकी रचना की थी? तो राज तरंगड़ी की। जब ये लेखक इन्होंने इस राज तरंगड़ी को लिखा था तो उस समय शासक कौन था? तो जयसिंह था। तो राज तरंगड़ी में कुल तरंग कितने हैं? तो कुल तरंग उसमें 8 हैं। उसके बाद इसमें इससे आधारित अगला प्रश्न क्या है कि कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो इसको आगे बढ़ाया था जुनराज एवं श्रीवीर अश्वघोष। श्रीवीर ने, जुनराज एवं श्रीवीर ने इसको आगे बढ़ाया था। उसके बाद सोदरानंद किसकी रचना है? सोदरानंद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई एग्जामों में दिया है। तो इसके रचयिता है अश्वघोष। अश्वघोष ने इसको लिखा था। 4 ग्रंथों में कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? विश्वकोशी, तो विश्वकोशी ग्रंथ जो है वो आपका है बृहत संहिता। बृहत संहिता ये सबसे बड़ा जो है वो ग्रंथ भी है। इसमें मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु है तो नागसेन है। जो नागसेन है उसी में मिलिंद पर राजा मिलिंद है और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य में संवाद यानी बातचीत हुआ है, उसी को मिलिंद पन्नो में लिखा गया है। तो जो भिक्षु का जो इसमें है वो है नागसेन। उसके बाद से कालिदास द्वारा रचित, देखिए इसमें भी म आ गया ना, कालविकाग्निमित्रम। देखिए मित्रम आ गया। तो नाटक तो किसने है? तो ये किससे संबंधित है? नायक कौन है? तो वो अग्निमित्र हैं। और इसके रचयिता कौन है? तो ये कालिदास जी हैं। मैंने क्या कहा था? ये सब की पॉइंट है। स्वप्नवास वदता के लेखक, तो स्वप्नवास वदता के जो लेखक हैं वो हैं भास। उसके बाद गीत गोविंदा लिखा है। इसमें गीता गोविंदा लिखा है लेकिन इसके जो है होना चाहिए गीत गोविंद, हो सकता है कि प्रिंटिंग हो, मिस प्रिंटिंग हो चुका है। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो ये देखिए भी ऊपर गीत गाओ जयदेव की, गीत गाओ जयदेव की ऐसे याद कर सकते हैं। हाँ, तो इस गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। उसके बाद गीत गोविंद देखिए इसमें सुधारा भी गया यानी मिस प्रिंटिंग ही है। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा में अलंकृत कृत थे? तो लक्ष्मण सेन के, यानी लक्ष्मण सेन के अलंकृत हुए थे। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? तो ये कहा गया गीता में। यानी कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म है, तुम बस अपने हिसाब से कर्म कर सकते हो लेकिन फल की प्राप्ति और फल की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, ये गीता में लिखा गया है। उसके बाद से जो यहाँ है वह अनंत भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यानी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहा गया है महाभारत में। सारे कोट हैं, आप इसको आप अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो वो है आपका मलिविकाग्निमित्रम में। मलिविकाग्निमित्रम में ये इसका वो है प्रेम कहानी है। शंकुंतलम देखिए फिर आ गया ना माँ, तो मैंने क्या कहा था ये संस्कृत के जैसा लग भी रहा है। तो जो है शंकुंतलम, तो शंकुंतलम किसकी रचना है? तो ये किसकी है? तो कालिदास की है। मैंने बता चुका है तो वो गलत नहीं हो सकता है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। बताइए कौन सा ग्रंथ है जिसमें 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो उसका वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो क्या हैं आप बता सकते हैं? तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा। सॉरी। किसे भारत प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो भारत जो विधि निर्माता है वो मनु को माना जाता है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? तो सबसे प्राचीन जो यंत्र है वो है बीड़ा। देखिए मैंने इसको हाईलाइटर किया तो कहीं ना कहीं आपने जान भी चुके होंगे कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो विशेष रूप से किसे जाना जाता है? तो वो है आपके भास्कर को जाना जाता है। आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट क्या थे? एक भारतीय गणितज्ञ थे और एक खगोल शास्त्री थे। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी? यानी दशमलव स्थानीय मान की किसने खोज की थी? तो वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही इसकी खोज की थी। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? तो मत विलास प्रहसन के महेंद्र वर्मन है। महेंद्र वर्मन इसकी मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति है समाज व्यवस्था से, यानी समाज में कौन कैसे रहेगा, कौन कैसे जिएगा, किसके क्या काम है, ये सब मनुस्मृति में लिखा गया है।
प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। मनु के ही हम वंशज माने जाते हैं। शून्य का आविष्कार किया था, यानी शून्य का आविष्कार अज्ञात भारतीय ने किया था। लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, शून्य की खोज की थी, लेकिन देखिए किसी भारतीय ने ही किया था, लेकिन उसका नाम नहीं, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था, वो इसीलिए इनका अज्ञात भारतीय है। उसके बाद गणित का पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है, तो वो है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जो है गणित की पुस्तक है लीलावती, वो है भास्कराचार्य इसके लेखक हैं। पंचतंत्र, देखिए अभी मैंने बताया था कि पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है विष्णु शर्मा द्वारा। देखिए इंपॉर्टेंट है। कल्हड़, आपको बता ही दिया गया कि कल्हड़ की पुस्तक जो है राजतरंगिणी है। फिर हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया सूर्यवंशी, यानी चौहानों को हमीर महाकाव्य में सूर्यवंशी बताया गया है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी विक्रमशिला धर्मपाल ने किया था, और इसके जो विनाश यानी इसको तोड़ा किसने था, तो वो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही विक्रमशिला विद्यालय को क्या किया था, ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद पंडुवर्धन जो है मुक्ति अवस्थित था उत्तर बंगाल में, यानी उत्तर बंगाल में ये अवस्थित है। उसके बाद देखिए अभी बताया गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो संस्थापक कौन थे, तो वो थे धर्मपाल। उसके बाद देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो राज्य में स्थित है वो आपके बिहार में स्थित है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सभी बिहार में स्थित है। अभी मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्ण नव निर्मित करके उसे फिर आरंभ कर दिया। अब उसमें जो भी अध्ययन का चीज़ है वो उस तरह तो किताबें या उस तरह से भाई जो भी पूर्वज के जैसे होती थी वैसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ बढ़िया ढंग से उन्होंने बनाया है। पृथ्वी राजा विजय का लेखक कौन है, तो पृथ्वी राजा विजय के लेखक हैं वो आपके जयानक जो है इसके लेखक हैं। उसके बाद गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जन विहार कहाँ बनवाया था, तो यह आपका है सारनाथ में। मैं सारनाथ में यहाँ जा चुका हूँ, मैंने देखा है। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी है, तो जो इसकी नींव रखी है दंती दुर्ग ने इसकी नींव रखी है। अलाउद्दौला की कहानी आपने सुना होगा या गाना वाना सुनते होंगे, तो अलाउद्दौला किससे संबंधित है, ये महोबा से। महोबा कहाँ है आपका, तो महोबा आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो, देखिए पृथ्वीराज रासो के जो आप अगर देखेंगे पृथ्वीराज चौहान एक पिक्चर भी बनी है अक्षय कुमार की, उसमें पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज चौहान का जो रोल निभाया है वो निभाया अक्षय कुमार ने, और उनके साथ यह सोनू सूद जो है वो चंद्र बरदाई का ही रोल निभाया। इसमें संजय दत्त भी हैं। आप इस पिक्चर को देखेंगे तो जो पृथ्वीराज से संबंधित जो भी घटनाएँ हैं या जो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया उसमें। विक्रम विश्वविद्यालय महाविहार की स्थापना किस भाई देखिए धर्मपाल ने इसको बनाया था, और तो जब धर्मपाल है तो ये किस वंश का होगा, तो पाल वंश से होगा, ऐसे याद कर सकते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। उसके बाद अगला प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए प्रश्न फिर से आ गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, यानी विक्रम विश्वविद्यालय यही धर्मपाल ने बनाया। किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था, तो ये है दंती दुर्ग। उसके बाद राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दलिको दहली शहर की स्थापना की थी, तो वो है तोमर वंश। अब देखिए वन लाइनर आ गया, यानी पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो पाल वंश के संस्थापक हैं वो गोपाल हैं। ठीक, उसके बाद किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, तो वो धर्मपाल है। विक्रम विश्वविद्यालय और ये कौन सा किस सोमपुर महाविहार इन्हें नहीं बनवाया था। किस पाल शासक का नाम बताया जिसने विक्रम, अभी देखिए अभी बताया गया धर्मपाल ने। कौन अपने पिता के अभियानों के रूप में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, तो वो है अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, यानी कि ये सैनिक छावनी में ही पैदा हुए थे। महानतम प्रतिहार राजा कौन था, तो मिहिर भोज, महानतम ये प्रतिहार राजा था। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा का अलंकृत करते थे, तो कुमारपाल का। उसके बाद किसे एक नया संबंध चलाने का यश प्राप्त है, तो लक्ष्मण सेन को ये प्राप्त है। लक्ष्मण संबंध का प्रारंभ किस वंश द्वारा इका गया था, सैनों द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। महान संस्कृत कवि
महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे? तो वो थे महेंद्रपाल से। किसने नागर महाशय श्री के नाम से जाना जाता है? तो वो है कनौज। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो देखिए ये प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ, ये प्रश्न आपको पहली बार सुनाई देते होंगे, तो ये पहली बार सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए है। तो सबके लिए है। आप मान लीजिए जो आप जानते हैं, जिस प्रश्न को आपने कभी एग्जामों में देखा है, उसके आने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर 100 देखते हैं कि आ रहे हैं तो निश्चित है कि 1-2 आ जाएगा। लेकिन जो प्रश्न आपने पहली बार सुना उस पर आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न कभी आया नहीं है, उसी के आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और जब किसी को नहीं आएगा तो आपको भी नहीं आएगा। जब आप कर लेते हैं तो वही 1-2 प्रश्न आपके अधिक होते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद महोदया किसकी पुराना नाम है? तो महोदया किसका पुराना नाम है? तो वो कनौज का है। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? तो उसके गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट ने। देखिए इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑनलाइन नहीं किया बुला के। किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद का पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो जय सिंह सिद्धराज ने। गैडवाड़ा के गैडवहू के रचयिता थे? तो गैडवहू के रचयिता है वाकपति। उसके बाद राजा भोज ने शासन किया था? तो राजा भोज ने शासन किया धार पर। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का पुस्तक लिखी है? तो भोज ने। फिर धंगदेव किस वंश का शासक था? तो धंगदेव जेलक मुक्ति के चंदेल का शासक था। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो वो करता है भूमि को। भूमि की सच्चाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील कर सकते हैं आप इसको। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो कनकपाल था। परमार वंश का एग्जामों में पूछा है। भोजशाला मंदिर की अष्टधात्री देवी हैं भगवती सरस्वती, यानी भगवती सरस्वती जी हैं भोजशाला मंदिर की अष्टधात्री शायद है। अब देखिए, अभी मैंने इतिहास के अभी बहुत कम प्रश्नों को ले रखा। अभी पीडीएफ बड़ा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी कई भागों में इसको कराया जाए। अब मैं आपको क्या करूँगा कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म, ठीक है, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, जितने भी धर्म हैं उन सब के अलग अलग, ज़्यादा नहीं 10-10 मिनट के जो भी जितने प्रश्न बनने होंगे, मैं उस पर क्या करूँगा कि उसके पीडीएफ लेकर आऊँगा। उसके बाद मैं परियोजना, बांध, जो कृषि क्रांति है, इन सब पे वीडियो मैंने बना ही रखा है। जो भी हर टाइगर रिजर्व है, एक दिन मैं टाइगर रिजर्व पर आऊँगा। फिर रामसर साइड पे मैंने बना ही रखा है। फिर एक दिन मुद्रा पे, राजधानी पे, इन सभी के पड़ोसी देश पे जो भी हैं, मैं एक एक टॉपिक पे हर दिन आपको वीडियो लेकर आऊँगा। अगर ऐसे वीडियो को आपको जानना है, देखना है, तो मेरे डीएमटी क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दिन के उजालों में, ख्वाबों ख्यालों में।